किसान आंदोलन की 29वें दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चा खोला। प्रियंका गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी खुद सड़क पर उतर आए। हालांकि कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रपति भवन तक मार्च की इजाजत नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस ने कृषि बिल पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, जिसके लिए राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे और रणनीति बनाने के बाद कांग्रेस के नेता विरोध करते हुए निकल पड़े। किसान के पेट पे लात मारी है ये सरकार ने, और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। जवान कौन होता है? किसान का बेटा होता है। तो अगर उसकी आवाज की आदर नहीं है तो किसकी आदर होगी? हाथों में पोस्टर बैनर लिए कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन का रुख किया। सभी सांसदों को राहुल गांधी के साथ एआईसीसी बुलवाया गया, वहां पर बैठे, वहां मंत्रणा हुई। उसके बाद सभी कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 24 अकबर रोड से बाहर निकले, लेकिन वहां धारा 144 लागू थी, इसलिए किसी को भी जाने की परमिशन नहीं मिली। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी यानी लोकसभा और राज्यसभा के नेता और राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले। 2 करोड़ के ऊपर सिग्नेचर्स वाले जो कैंपेन राहुल गांधी ने चलाया था वो कागज राष्ट्रपति को दिया, और राहुल गांधी ने अपील करी है कि मोदी सरकार किसानों के साथ ठीक नहीं कर रही है और ज्वाइंट सेशन बुला के तुरंत इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। हालांकि पुलिस ने पहले ही इस मार्च पर रोक लगा दी थी। एहतियातन पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। फिर भी नारेबाजी के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। हालांकि कुछ दूर जाते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक दिया। सामने से आ रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया तो सभी वहीं धरने पर बैठ गए। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ 2.25 करोड़ दस्तखत के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च का ऐलान किया था। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिल गई। तीनों नेता राष्ट्रपति से मिले और किसानों पर ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत है। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी के तीखे हमले से सियासी पारा चढ़ गया और जवाब में बीजेपी भी सामने आ गई, लेकिन सरकार पर हमला बोलने में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही, जिन्हें दूसरे नेताओं के साथ कुछ देर के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया था। क्योंकि जब पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ धरने पर बैठ गईं। नेताओं को सड़क से हटाने के लिए पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा सभी को हिरासत में ले लिया गया। बसों में बिठाकर प्रियंका गांधी समेत सभी नेताओं को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा है, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर? थाने के सामने भी कांग्रेस नेताओं के हुजूम के साथ प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ देर बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हमें इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे। अरे तय करें, वो तय करें ना, हम क्या हैं, या तो हमें क्षमता है ही नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने पूरी ताकत से मोर्चा खोलकर संकेत दे दिया है कि अब सियासी घमासान तेज हो सकता है, लेकिन राहुल और प्रियंका के वार पर सरकार और बीजेपी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती।
देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर खालसा एंड नाम के एक एनजीओ ने आंदोलनकारी किसानों के लिए किसान मॉल खोल दिया। किसान मॉल की खास बात यह है कि यहां पर मौजूद चीजें किसानों को मुफ्त में दी जा रही हैं, ताकि टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को रोजमर्रा की चीजों को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत न हो। क्योंकि किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए किसान मॉल में कई बुनियादी चीजें मौजूद हैं। इनमें साबुन, तेल, क्रीम, शैम्पू, जूते, कंबल, लोई, चप्पल और इनरवियर शामिल हैं। और इन्हें लेने के लिए किसानों को महज एक फॉर्म भरना है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਕਸ, ਤਰਪਾਲ, ਅੰਡਰਵੇਅਰ, ਟਾਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਚਲੋ खुश हो जी? दरअसल कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब और हरियाणा के किसान नवंबर के आखिरी दिनों से टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यही नहीं, सरकार से लंबी लड़ाई के लिए तैयार प्रदर्शनकारी किसान जरूरत का सामान लेकर पंजाब से रवाना हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जरूरत का सामान खत्म हुआ तो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ने लगे। फतेहाबाद तो जी आए हुए ने। सो इन्हों का जिवें इन्होंने फॉर्म फिल किया, इन्हों साबण चाहिए सीगा, नहाण वाला, धोण वाला, क्रीम, चप्पलां ते थर्मल्स, ये जिहड़ियां रिक्वायरमेंट सीगियां। सो ये सारियां कोशिश कर रही है खालसा एड दी टीम, सारे वॉलंटियर दिन रात एक करन दे लई संगतां दी सेवा दे विच हाज़र ने। सो आ सारी फाइलिंग हो रही है नाल नाल किसान मॉल दी। इतना ही नहीं, खालसा एंड की ओर से बताया गया कि उनके पास गोदाम है जहां वो जरूरत की चीजों को स्टोर कर रहे हैं जो उन्हें दान दी गई है। हम किसान भाइयों को खालसा एड की तरफ से एक टोकन जारी करते हैं। वो टोकन लेके किसान भाई हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे पास हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जो सामान यहाँ पर अवेलेबल है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, चाहे थर्मल्स हो, चाहे लोई हो, चाहे कंबल हो, हर तरह की यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है किसान भाइयों के लिए। उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो अपनी लिस्ट आउट कर देते हैं और लिस्ट को हमारे जो वॉलंटियर्स हैं खालसा एड के, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सामान पिक करते हैं और एक बैग में पैक करके वो किसान भाइयों को दे देते हैं। ये हमारा जो रोजाना का प्रोसीजर। आंदोलनकारियों का मददगार ये किसान मॉल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और मुफ्त में हर चीज किसानों को दी जा रही है। आंदोलनकारी किसानों के लिए महज मॉल ही नहीं बल्कि सिंघू बॉर्डर पर लाइब्रेरी भी खोली गई है, जहां शहीद भगत सिंह, चे गुवेरा और व्लादिमीर लेनिन के जीवन पर आधारित किताबें अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा में भी मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पे किसान मोर्चा को अब 30 दिन होने को हैं और आज हम आपको ये यहाँ का लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं। आपको हमने सिंघू बॉर्डर पे दिखाया है कि कैसे लंगर चल रहा है, लोगों को खाना बांटा जा रहा है, पानी मिल रहा है, लोगों को रहने की जगहें प्राप्त की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ने लिखने के लिए एक लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी में जो है यहाँ पे किताबें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और वापस रख सकते हैं। यहाँ पे एक जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पे पूरा लाइब्रेरी ये बनाया है और यहाँ पे आप अलग अलग किस्म की किताबें देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ से लेके जसवंत सिंह खालरा तक की किताबें आपको यहाँ पे दिखेंगी, अरुंधति रॉय की किताबें आपको यहाँ पे दिखेंगी। और एक यहाँ के इनके एक पोस्टर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर भी यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है जिसका नाम है उड़ता पंजाब नहीं पढ़ता पंजाब। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब को जितना, इस स्टेट पे जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगा उतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसी की बात करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं। सर आप बात करेंगे। सर आपका ये लाइब्रेरी है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जसवीर सिंह है जी।
अच्छा, आप स्टूडेंट है सर या आप किसी मोर्चा के साथ? हाँ जी, एज द मैं रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट ही हैं जी। मैं हुणे माता गुजरी कॉलेज तो एमफिल की हुई है अभी। तो ये लाइब्रेरी हमने जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको मुख्य रखकर यहाँ ओपन की हुई है। आरजी लाइब्रेरी है। पंजाब से बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर पहुँचे हैं और अदर स्टेट से भी पढ़े लिखे नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं। तो वो अच्छी किताबें पढ़कर एक संघर्ष को अच्छा रूप दे, कि कोई बगराट ना लें, कोई किसी की गलत अफवाहों में ना जाएं। उनके लिए ये किताबें उनके लिए स्पेशल, भी कोई भी किसी भी बगराट में मत आए। और इतना ही नहीं, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को सर्द हवाओं से बचाने के लिए 40 ऐसे टेंटों की व्यवस्था की गई है जिनमें अंदर न तो सर्द हवाएं असर कर पाएंगी और न ही बारिश। इतना ही नहीं, इन टेंटों के अंदर 8 से 10 लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ मोबाइल चार्जिंग के भी इंतजाम है। टेंट सिटी बसा ली है। धीरे धीरे ये जो फॉरेस्ट कैंपिंग वाले जो टेंट हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और ये कैंप भी बेहद खास हैं। ये ड्यू प्रूफ हैं। इनकी जो रूफ है वो इस तरह से बनाई गई है कि ओस का असर जो है वो अंदर की तरफ ना हो, यानी ठंड जो है अंदर की तरफ ना जाए। और इस पर ये स्लोगन भी इन्होंने लगाए हैं, फार्मर्स आर नॉट फॉर सेल। हर कैंप के ऊपर एक अलग स्लोगन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हम कैंप की जहां बात कर रहे हैं और उनके अंदर की व्यवस्था क्या है वो आपको जरूर दिखाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ओस हो जाती है, सुबह के वक्त ओस बढ़ती है तो इस पर एक नमी आ जाती है, लेकिन जो सामान्य टेंट होता है उस पर जब नमी आती है तो अंदर ठंड बढ़ती है, मगर इससे जब ओस पड़ती है तो ठंड का असर काफी कम होता है। इसके अलावा इसमें तमाम हाईटेक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आप देखिए, ये जो कैंप है इसमें 7 से 8 लोग एक बार में आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं और रात जैसे जैसे बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है, उससे वो खुद को बचा सकते हैं। यही नहीं, इन कैंप में जो मोबाइल चार्जिंग है उनकी व्यवस्था भी की जा रही है और साथ ही साथ मच्छर से बचने का क्या इंतजाम है वो हम आपको दूसरी तरफ जाकर बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले इनसे यहाँ से पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, किस तरह के ये कैंप है और कितना सहारा बन रहे हैं ये आंदोलन में आपका, और कितने कैंप अभी तक लग चुके हैं? अभी तक 20 लग गए हैं, 35 हो रहे हैं अभी, वो आज लग जाएंगे। अच्छा, मच्छर से बचने का इंतजाम आप कुछ दिखा रहे थे, एक बार हम चाहेंगे कि आप वहाँ पर दिखाएं। देखिए, ये मच्छर से बचने का क्या इंतजाम है आप देख सकते हैं। इस तरह से पहले पूरी तरह से मच्छरों को ये बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद इसे बंद कर देते हैं ताकि हवा जो है वो आती रहे। और यहाँ से ये जाली है और रात को अगर इसे कहीं खोलना हो तो थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं, लेकिन जब सर्दी बढ़ती है तो इसे बंद कर सकते हैं। मच्छर बहुत है जी यहाँ पर वैसे? हाँ जी, मच्छर तो कम ही है वैसे, ठीक है, मक्खियाँ बहुत है, मक्खियाँ के लिए बंद कर देते हैं हम जी। हाँ जी, फिर रात में ठंड तो नहीं लगती? ना नहीं लगती, कंबल बहुत है जी। हाँ जी, तो ये हम इनसे जरूर पूछेंगे अभी कितने लोग इसमें एक बार में आ सकते हैं। लेकिन मैं एक और स्लोगन यहाँ पर दिखा दूं। देखिए, ये विरोध है तो किसान अपने विरोध को लगातार बढ़ा रहे हैं। नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। ये किसानों ने बहुत बड़ी बात इस स्लोगन में लिखी है। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े केस से बीजेपी विधायकों का नाम हटाया जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े एक केस को वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की है। इस केस में विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा और कपिल देव अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के खरदाह पुलिस स्टेशन में विरोध दर्ज कराने गई महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटना में कई महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई। महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस पर कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। क्रिसमस पर चर्च में एक बार में सिर्फ 50 लोगों को ही साथ जाने की इजाजत होगी और साथ ही उनके लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद अब से मनरेगा मजदूरों को भी पेंशन, मेडिकल और आवास की सुविधाएं दी जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में उतरने का मन बना रही है। हालांकि अभी पार्टी इसकी शुरुआत चुनिंदा शहरों से करेगी और इसके लिए सर्वे करवा रही है।
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का जिक्र किया और कहा कि आजादी के आंदोलन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का अहम योगदान है, जिसने हमेशा राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। सोमवार को छोड़कर लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 529 अंक उछलकर 46,973 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 148 अंकों पर 13,749 पर बंद हुआ। और अब खबर मुंबई से है और सावधान कर देने वाली, क्योंकि अगर आप बाइक से सड़क पर चल रहे हैं और किसी से बहस हो जाए तो यह खबर आपके लिए देखना जरूरी है। क्योंकि मुंबई के देवनार इलाके में एक ऑटो और मोटरसाइकिल सवार के बीच कट और ओवरटेक को लेकर पहले बहस हुई। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि मोटरसाइकिल सवार जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही ऑटो वाले ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिर पड़ा। एक बार फिर आप इस तस्वीर में, इस वीडियो में देखिए कि कैसे बहस होती है और उसके बाद ऑटो वाला कट मारकर, ये देखिए कैसे ऑटो वाले ने कट मारा और जिस मोटरसाइकिल सवार से उसकी बहस हुई थी उसको कट मारकर उसने नीचे गिरा दिया। हालांकि गनीमत रही कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना आप सोचिए कि क्या हो सकता है, बाइक सवार की जान भी जा सकती थी इसमें। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए जरा, ये देखिए दोनों के बीच कुछ बहस हो रही है, ऑटो और बाइक सवार के बीच। लेकिन उसके बाद, इस बहस के बाद बाइक सवार आगे बढ़ निकलता है, लेकिन ऑटो वाला उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और उसका पीछा करता है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद जैसे ही ये फ्लाईओवर के ऊपर नीचे से ये ऑटो गुजरता है, ये देखिए कट मारता है ऑटो वाला अचानक से। और बाइक सवार को साफ तौर पर दिख रहा है कि जानबूझकर, इंटेंशनली बदला लेने की नीयत से इस ऑटो वाले ने यह हरकत की है और कट मारकर बाइक सवार को गिरा दिया। गनीमत रही कि कोई गाड़ी पीछे से नहीं थी, बहुत हैवी ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो बाइक वाले की जान जा सकती थी। दिल्ली में ब्रिटेन के न्यू कोविड-19 वेरिएंट को लेकर खासी चिंता है। इसके लिए खास एहतियात भी बरते जा रहे हैं। दिल्ली में ब्रिटेन से आए यात्रियों के पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें एक अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने लोकनायक अस्पताल को अलग से आइसोलेशन यूनिट बनाने के आदेश दे दिए हैं, जहां ब्रिटेन से आए पॉजिटिव मरीजों का अलग से, बिल्कुल अलग से इलाज किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है कि 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच जितने भी यात्री ब्रिटेन से भारत आए हैं, उनका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट कराया जाए और संक्रमित पाए जाने पर उनको अलग से आइसोलेशन यूनिट में रखने के साथ साथ उनका अलग से ही ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज किया जाए। ब्रिटेन के न्यू कोविड-19 वेरिएंट को सामान्य कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के जिन इलाकों में यह पाया गया है वहां पर संक्रमण काफी ज्यादा फैल गया है। इस बीच दिल्ली वासियों को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन से जुड़े कई सवालों का सीएम अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया और उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में 51 लाख लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिन्हें पहले फेज में वैक्सीन दी जाएगी। सरकार में वैक्सीन, अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन। एक आदमी को 2 डोज लगेंगी, तो 51 लाख लोग, मतलब 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी पहले फेज में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1 करोड़ 15 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है। तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे पहुँचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। दिल्ली के अंदर वैक्सीन देने के लिए जितनी भी साइट्स की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी सारी तैयारी की जा रही है और सफिशिएंट लोकेशंस हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जितनी मैन पावर की, जैसे एक लोकेशन के ऊपर 5 लोगों की टीम बनेगी, तो जितनी भी टीम्स की जरूरत पड़ेगी उन सारी टीम्स को चिन्हित कर लिया गया है, उन सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है, उन सबकी ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। तो एक तरह से सारी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं।